पिछले भाग में हमने देखा था भीष्म की वो महान प्रतिज्ञा जिसने देवव्रत को अमर कर दिया। लेकिन वो प्रतिज्ञा अचानक नहीं हुई थी। उसके पीछे थी एक शर्त, एक पिता की चिंता, एक स्त्री का भविष्य और सत्ता के संसार की कठोर सच्चाई। आज की कथा उसी स्त्री की है जिसकी शुरुआत राजमहल से नहीं, यमुना के किनारे से हुई, जिसे कभी मत्स्यगंधा कहा गया, फिर गांधवती, फिर योजनगंधा और आगे चलकर वही बनी हस्तिनापुर की राजमाता। ये कहानी है सत्यवती की। सत्यवती कोई राजकुमारी नहीं थी। उनके पास न राजमहल था, न राजवंश का नाम, न सिंहासन की छाया। उनकी दुनिया थी यमुना का शांत बहता जल, नाव की लकड़ी की आवाज, मछुआरों की मेहनत और सुबह से शाम तक चलने वाला साधारण जीवन। महाभारत के आदि पर्व में सत्यवती को मछुआरों के प्रमुख की पुत्री कहा गया है। वो अपने पिता के आदेश से नाव चलाकर यात्रियों को यमुना पार कराती थीं। सोचिए, एक युवती जो हर दिन लोगों को नदी पार कराती थी, उसे शायद स्वयं भी नहीं पता था कि एक दिन वही पूरे कुरुवंश को इतिहास के दूसरे किनारे तक ले जाएगी। लोग उन्हें मत्स्यगंधा कहते थे क्योंकि उनके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी। समाज ऐसे नाम जल्दी दे देता है, कभी जन्म देखकर, कभी काम देखकर और कभी किसी कमी को पहचान बनाकर। लेकिन नियति अक्सर वहीं से उठती है जहां समाज व्यक्ति को छोटा समझता है। एक दिन ऋषि पराशर उनकी नाव में बैठे। यमुना के मध्य जल के विस्तार और धुंधले वातावरण के बीच सत्यवती के जीवन का रास्ता बदल गया। कहा जाता है ऋषि पराशर ने उन्हें वरदान दिया। उनकी मछली जैसी गंध दूर तक फैलने वाली सुगंध में बदल गई। अब वो केवल मत्स्यगंधा नहीं रही, वो गांधवती कहलाईं, वो योजनगंधा कहलाईं और उसी प्रसंग से जन्म हुआ एक ऐसे पुत्र का जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी अधूरी है। वो थे व्यास। द्वीप पर जन्म लेने के कारण व्यास द्वैपायन कहलाए और आगे चलकर वही व्यास महाभारत के रचयिता माने गए। यही सत्यवती का चरित्र असाधारण हो जाता है। एक ओर वो नाव चलाने वाली युवती थी, दूसरी ओर वो व्यास की माता थी। एक ओर समाज उन्हें नदी किनारे की स्त्री समझता था, दूसरी ओर नियति उन्हें महाभारत की धुरी बना रही थी। लेकिन सत्यवती की यात्रा अभी अधूरी थी। एक दिन राजा शांतनु यमुना के तट पर आए। अचानक उन्हें एक अद्भुत सुगंध मिली। वो उस सुगंध का स्रोत खोजते हुए आगे बढ़े और वहां उन्होंने सत्यवती को देखा। नदी के किनारे खड़ी सत्यवती साधारण वेश में लेकिन असाधारण उपस्थिति के साथ। राजा शांतनु उनसे प्रभावित हो गए। ये केवल सौंदर्य का आकर्षण नहीं था, ये नियति का संकेत था। शांतनु विवाह करना चाहते थे। जब बात सत्यवती के पिता तक पहुंची तो उन्होंने एक शर्त रखी। सत्यवती से जन्मा पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने। बस यही शर्त थी। लेकिन इतिहास में कई बार छोटे वाक्य भी बड़े परिणाम लेकर आते हैं। इसी शर्त के कारण देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली जिसने उन्हें भीष्म बना दिया और सत्यवती पहुंची हस्तिनापुर। लेकिन राजमहल में प्रवेश करना किसी संघर्ष का अंत नहीं होता। कई बार वही संघर्ष की शुरुआत होता है। सत्यवती अब केवल नदी की बेटी नहीं थी, वो हस्तिनापुर की रानी थी। उनके सामने महल था, राजसभा थी, मर्यादा थी, राजनीति थी। लेकिन उनके भीतर वो स्त्री अभी भी जीवित थी जिसने जीवन को नीचे से देखा था। वो जानती थी अधिकार बिना सम्मान अधूरा होता है और सत्ता बिना सुरक्षा अस्थिर होती है। सत्यवती और शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब उन्हें लगा होगा उनका भविष्य सुरक्षित है। लेकिन महाभारत में सुख कभी स्थायी नहीं रहता।
चित्रांगद अधिक समय तक राज्य नहीं कर सके। विचित्रवीर्य भी संतान के बिना चले गए और अचानक हस्तिनापुर की गद्दी फिर खाली प्रश्न बन गई। जिस भविष्य के लिए शर्त रखी गई थी वही भविष्य फिर संकट में खड़ा था। यही सत्यवती फिर सामने आती हैं। अब वो केवल मां नहीं थी, वो राजमाता थी। वंश टूट रहा था, सिंहासन उत्तराधिकारी खोज रहा था और इतिहास जैसे उनसे निर्णय मांग रहा था। तब सत्यवती ने अपने पहले पुत्र व्यास को याद किया। नियोग की परंपरा के माध्यम से कुरुवंश को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ। इसी क्रम से जन्म हुए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। देखिए सत्यवती की यात्रा नदी की नाव से शुरू हुई, ऋषि पराशर से जुड़ी, व्यास को जन्म दिया, शांतनु से विवाह हुआ, हस्तिनापुर की रानी बनी और अंत में कुरुवंश की निरंतरता का निर्णय भी उनके हाथों से होकर गुजरा। सत्यवती को केवल महत्वाकांक्षी कह देना आसान है, लेकिन महाभारत किसी पात्र को इतना सरल नहीं बनने देता। सत्यवती संघर्ष थी, मातृत्व थी, सामाजिक असुरक्षा थी और सत्ता की वास्तविकता को पहचानने वाली एक निर्णायक स्त्री थी। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है, महत्वाकांक्षा बुरी नहीं होती, ऊंचा उठने की इच्छा गलत नहीं होती, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना भी अधर्म नहीं होता। लेकिन जब महत्वाकांक्षा दूरदृष्टि और संतुलन से अलग हो जाती है तो वो केवल एक परिवार नहीं, पूरे इतिहास की दिशा बदल देती है। परिवार में भी यही सत्य है। जब हम केवल अपने लोगों के लिए सोचते हैं और पूरे घर के संतुलन को भूल जाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां उसका बोझ उठाती हैं। समाज में भी यही सत्य है। जब जन्म, वर्ग और असुरक्षा जीवन के अवसर तय करने लगते हैं तो मनुष्य अपने अधिकार के लिए कठोर रास्ते चुनने को मजबूर हो जाता है। और राजनीति में भी यही सत्य है। जब उत्तराधिकार योग्यता, न्याय और स्थिरता से नहीं बल्कि डर, दबाव और निजी सुरक्षा से तय होता है तो भविष्य में संघर्ष जन्म लेता है। सत्यवती की कहानी दोष की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था की कहानी है जहां एक स्त्री को अपने अधिकार और अपनी संतान के भविष्य के लिए शर्त रखनी पड़ी। ये मत्स्यगंधा से गांधवती तक की यात्रा है, ये गांधवती से योजनगंधा तक की यात्रा है, ये नाव चलाने वाली युवती से हस्तिनापुर की राजमाता बनने की यात्रा है। और यही महाभारत की गहराई है। हर पात्र के पीछे एक डर होता है, एक इच्छा होती है, एक संघर्ष होता है और एक परिणाम होता है। सत्यवती ने अपने पुत्रों का भविष्य सुरक्षित करना चाहा, लेकिन उनके निर्णयों की गूंज कुरुवंश की पीढ़ियों तक सुनाई दी। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ रणभूमि में नहीं बना, वो यमुना किनारे की उस नाव में भी छिपा था, राजमहल की इच्छाओं में भी और सत्ता की असुरक्षाओं में भी, जो धीरे धीरे इतिहास बन गई। सत्यवती हमें आज भी सिखाती हैं, आगे बढ़िए, अपने अधिकार के लिए खड़े होइए, अपने परिवार के लिए सोचिए, लेकिन हर बड़े निर्णय में न्याय, संतुलन और दूरदृष्टि को साथ रखिए, क्योंकि महत्वाकांक्षा जब विवेक के साथ चलती है तो इतिहास बनाती है, लेकिन महत्वाकांक्षा जब दूरदृष्टि से अलग हो जाती है तो इतिहास की दिशा बदल देती है। अगले भाग में बात होगी अंबा की, एक ऐसी स्त्री जिसका अपमान समय के साथ शिखंडी बनकर लौटा। आपको हमारी एपिसोड कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनिए।